रामगढ़ जिला के अंतर्गत बड़कागांव विधानसभा और हजारीबाग लोकसभा पतरातू प्रखंड के बड़कागाना के इस सभागार में आज के इस कार्यकर्ता रामगढ़ जिला कार्यकर्ता मिलन समारोह के इस कार्यक्रम में सबसे पहले जितने भी हमारे अभिभावक, हमारे जनता जनार्दन, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी आए हैं, उनको सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार, आदाब पेश करता हूं। उसके बाद जितने भी हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी आए हैं, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा अन्य मीडिया के जितने भी स्रोत हैं उन सभी को अभिनंदन करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम साथियों का जो आज हमारे दल में सम्मिलित हुए हैं। हजारों लोगों की संख्या में आए हैं तो सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, तो जितने भी आज साथी जो हमारे दल में सम्मिलित हुए हैं उन सभी का अभिनंदन करते हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि हम एक नई ऊंचाई तक हमारे विचारों को, हमारे राजनीतिक इस नए दल को लेकर ले जाने का काम करेंगे। और उसके बाद आज के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से संचालन करने में जिन्होंने भी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करने का कार्य किया है और कर रहे हैं, उन सभी का आभार प्रकट करते हैं। और सबसे अंत में हमारे पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी एवं सदस्यगण, प्रमंडल पदाधिकारी एवं सदस्यगण, जिला पदाधिकारी एवं सदस्यगण, प्रखंड पदाधिकारी एवं सदस्यगण, पंचायत पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आप सभी का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत है तो सबसे पहले हजारीबाग लोकसभा के तमाम मतदाता, तमाम जनता जनार्दन के आभार व्यक्त कर रही है, तो हमने के निहार कर रही है कि हजारीबाग में भी हमने के ऐतिहासिक वोट दिए के काम करला से जगह तो हमने के बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं। शायद हजारीबाग के हिस्ट्री में भी पहली बार है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1.5 लाख से ज्यादा वोट लेके आया है। शायद, क्योंकि हमारा जानकारी ना है हजारीबाग के, लेकिन हमारा अनुमान है कि शायद हजारीबाग के इतिहास में भी पहला अवसर है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अभी मतलब पहली बार लोकसभा का चुनाव, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बात है। तो हमने के बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, इस आशीर्वाद के खातिर तो हमने के बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हो, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहे हो। चूंकि आज 24वें साल में हमने प्रवेश कर चुका है, झारखंड राज्य अलग है। आज इस राज्य की अगर अलग कर बात कर तो रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिला, चूंकि पूर्व में रामगढ़ जिला हजारीबाग जिला के अंश है, यानी इस जिला के भली भांति मालूम है कि किस प्रकार से अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ गया। इस जिला में असंख्य नेतृत्व चलते, जगह में एक यादगार नाम टेकलाल बाबू के हमेशा आवा है। ऐसा असंख्य महापुरुष चलते, आंदोलनकारी हलाए जो उस कालखंड में जब विनोद बाबू, विश्व सिंह सोरेन, कॉमरेड एक राय और निर्मल के दौर हलाए, उस समय में इस क्षेत्र से भी असंख्य लोग अपन घर से बाहर निकल के अपन आने वाला पीढ़ी के अलग झारखंड राज्य के निर्माण में अपन भूमिका देले ना। यहाँ जितना जन बैठले है, हमारा पूरा विश्वास है कि तोहनी ई पीढ़िया ना सही, एक से पिछलका पीढ़िया में कोई ना कोई और जरूर हो कि झारखंड राज्य के अलग करे में या तो जेल के लगो, या तो पुलिस के लाठी खा लगो, या तो केस मुकदमा के सामना कर ले हो, चाहे तेरो पिताजी रहे, तोर मौसा रहे, फूफा रहे या कोई रहे, यहाँ जितना जन बैठले हा जरूर आंदोलन से परिचित था, जरूर करीब से तो झारखंड आंदोलन में देख लिया कि कितना तकलीफ से, कितना मेहनत से और कितना संघर्ष से हमने के पूर्वज झारखंड राज्य अलग करके लड़े। लेकिन एक सवाल है कि आखिर अलग झारखंड राज्य किस लिए, कगर खातिर हमने अलग झारखंड
तोहनी बताओ किस मकसद के साथ हमने पूर्वज अलग झारखंड राज्य के निर्माण कर मकसद है कि जब झारखंड राज्य अलग हो जाए तो झारखंड का जनमानस कम से कम अधिकार मिलते, अपना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार के मौका मिलते। लेकिन आज दुर्भाग्य के बाद तो आज कुछ दिन पहले भी हमने स्टेटमेंट पढ़ा लिया, अगर में बकायदा हाई कोर्ट के स्टेटमेंट डाला है, रिम्स के चेतावनी डाला है कि यदि आप स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं कर पाते हैं, मरीजों का बेहतर दवाइयों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो आपको चलाने का कोई औचित्य नहीं है। बताओ, राज्य के सबसे बड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था आज ऊपर पे हाईकोर्ट सवाल खड़ा कर रहा है, तो बताइए झारखंड राज्य किसके लिए अलग हुआ है? किस लिए झारखंड राज्य अलग हुआ है? हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, हमारी शिक्षा व्यवस्था लचर है, रोजगार के लिए हमारे पढ़े लिखे डिप्लोमाधारी, बीटेकधारी नौजवानों को गुजरात सूरत जाना पड़ता है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि राज्य आखिर हमने किसके लिए बनाया? ना हमारे पास स्थानीय नीति है, न हमारे पास नियोजन नीति है, और न हमारे पास विस्थापन नीति है। आज अगर विस्थापन की बात करें तो सीसीएल का एरिया है, विस्थापन यहाँ हर एक घर विस्थापन से प्रभावित है। और अगर विस्थापन की बात करें तो हमारे धनबाद कहावत कहा जाता है कि धनबाद के चिरकुंडा से रामपुर के धरकुंडा, जो उजड़ने का दौर हमने देखा है, हमारे गांवों को उजड़ने का जो दौर देखा है, विस्थापित होने का जो दौर देखा है, आज उसी दौर में हम जी रहे हैं। आज भी वही समस्या हमारे सामने है, आज भी उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो भाई ये सवाल और पुख्ता हो जाता है, ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि झारखंड राज्य किन के लिए बना है? किन के लिए झारखंड राज्य बना है? क्या किसी परिवार विशेष के लिए बना है? बताइए, क्या किसी परिवार विशेष के लिए राज्य बना है? और या इस राज्य के तमाम 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ के अनुपातिक जो जनसंख्या है उसके लिए राज्य बना है? आज ये सवाल खड़ा है। और आज जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप अपने दिल में हाथ रख के कहिएगा कि यदि झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे हम लोग चुनाव में, नहीं लड़ना चाहेंगे हम लोग इलेक्शन, क्योंकि हम लोग विधायक सांसद बनने नहीं आए हैं। पहला बात आपको कहेंगे, यदि विधायक सांसद बनना होता तो आज दिल्ली के लोकसभा में हमारे साथ हमारे और एक साथी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शपथ ले रहे होते। दोनों राजनीतिक दलों ने हमें सीधा ऑफर किया था कि आपका और एक लड़का को हम मैनेज करेंगे, हमें 3-4 सीटों को चुनने का अवसर दिया था कि आपने 3-4 सीटों में 2 सीट चुनिए, एक में आप खुद लड़िए और एक में अपने किसी लड़के को लड़ाइए। और पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे पार्टी में, जितने भी चुनाव है, चाहे देवेंद्र जी रहे चाहे संजय जी रहे, सब पढ़े लिखे नौजवान हैं। अगर हम लोग केवल 2 दिन का समय लेते हैं और एक बार फीडबैक लेते हैं, हम लोग तीसरा दिन बोल देते हैं कि किस पार्टी के साथ जाने से हम लोग एमपी का चुनाव जीत जाएंगे। और आपसे भी छुपा नहीं है, आज 5 सीटें किनके पास गई और 9 सीटें किनके पास आई, आपसे छुपा नहीं है। दोनों पार्टियों को सीधा ऑफर था, दोनों पार्टियों को हम लोग को सीधा ऑफर था लोकसभा चुनाव लड़ने का। लेकिन हमारा मकसद एमपी बनना नहीं है, एमएलए बनना नहीं है, हम लोग इस व्यवस्था को बदलने आए हैं। इसीलिए हमने पहला सवाल यही किया है आपसे कि यदि झारखंड अलग राज्य करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है, जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन किया गया था, यदि वो उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम लोग वोटिंग में नहीं आएंगे, हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो हम लोग एक बार आपसे आह्वान करेंगे, आपसे एक बार निवेदन करेंगे, आपसे एक बार अपील करेंगे कि एक बार मौका देने का कष्ट करें, एक बार हमें मौका देने का कष्ट करें। यदि झारखंड अलग होने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो एक बार इस नौजवान पीढ़ी को मौका दें। और देखिए, ये कहीं ना कहीं ये समय की मांग है, कहीं ना कहीं ये नियति की मांग है। नहीं तो 2 साल पहले हमें कोई जानकार नहीं था। बड़का गांव तो पता नहीं, हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि बड़का गांव हम लोग जाएंगे, कभी रामगढ़ हम लोग जाएंगे। अगर रामगढ़ कभी जाना भी होता था तो हम लोग रांची जाते थे तो 2 लाख का पार हो जाते थे। कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग को में कोई रिश्ता नाता या कुटुंब घर भी जुड़ाएगा।
कि हम लोग वहाँ एक चाय एक गिलास पानी पीने के लिए जाएंगे, लेकिन आज 2 साल पहले हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज 2 साल बाद ऐसा शोर आया है। मैं नौजवानों के बारे में नहीं कहूँगा, मैं 90 साल 95 साल के बुजुर्गों की बात करता हूँ, खासकर स्थापित क्षेत्रों में। जब तक वो 12 बजे रात रह जाए 1 बजे, अगर हम लोग एक वीडियो नहीं देखेंगे तो उनको नींद नहीं आता। यानी उनके लिए डॉक्टर की दवाई के साथ साथ हम लोग का क्या काम कर रहे हैं, हम लोग कहाँ हैं, ये हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। ये जो फीडबैक मिला है मैं उस बात को कह रहा हूँ। आज 90-95 साल के बुजुर्ग अपने घर में एंड्रॉइड मोबाइल खरीदवाए हैं, जिनको बटन वाला मोबाइल चलाने नहीं आता, बस केवल हम लोग स्पेस ढूंढने के। तो ये दौर क्यों आया, आखिर ये दौर क्यों आया? 29-30 साल के नौजवान संसद का चुनाव लड़ते हैं, लाख 1.5 लाख 3 लाख वोट लेके आते हैं, 1 रुपया खुद खर्चा नहीं देते हैं। ये दौर क्यों आया? ये दौर इसीलिए आया क्योंकि जिन्होंने झारखंड में अब तक संसार को संभाला है, केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी को देखने का काम किया। इसीलिए आज ये दौर आया। ये समय की मांग है। ये हम लोग अगर राजनीति करने आए होते, आराम से हमें अभी भी 7 सीटों के ऊपर है, विधानसभा में भी 7 सीटों के ऊपर है, दर्जनों बार फोन आ चुका है। आराम से हम 7 लोग बढ़िया लड़का को ले लेंगे और पूछ जाएंगे किसी के पास ले लेंगे। आज हम लोग नियति की मांग को लेकर आए हैं, इस राज्य के हालात को बदलने आए हैं, इस राज्य की तस्वीर को बदलने आए हैं। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम लोग कोई जादू की छड़ी लेकर आए हैं कि यूं घुमा देंगे और बदल जाएगा, लेकिन हाँ प्रयास करने आए हैं और प्रयास अंतिम सांस तक करेंगे, ये वचन देने आए हैं। जरूर बदलाव होगा और आप कब बदलाव के लिए तैयार होते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं आपको एक मामूली घटना सुनाता हूँ चंद्रपुरा की। जैसे आपके प्रतापपुर में विस्थापित है, चंद्रपुरा में भी ठीक आपके यहाँ शायद PTPS है ना, हमारे वहाँ CTPS है। CTPS के बगल में थर्मल प्लांट लगता है। जैसा कि प्लांट लगने के बाद की कहानी होती है, रैयत मुआवजा की मांग करते हैं, रैयत मुक्ति की मांग करते हैं, वहाँ भी वैसा ही हुआ। फिर पुलिस बीच में आती है, कंपनी के दबाव में केस होता है, जैसा हर जगह पूरे झारखंड में रैयतों के साथ होता है। वहाँ भी 21 लड़कों के साथ केस हुआ, लेकिन केस करने के बाद मैनेजर ने क्या बोला मालूम है? केस करने के बाद मैनेजर ने कहा कि वोटिंग के दिन का इंतजार कीजिए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए, 4 तारीख में भी 5 दिन का समय है। यदि जनाब महतो गिरिडीह लोकसभा जीत के चले आएंगे तो केस को वापस कर लीजिएगा। बहुत पागल लड़का है, पता नहीं क्या करेगा। आप हम एक जाके पूछ लीजिए, 4 तारीख जैसे ही चुनाव हम हारते हैं, 5 तारीख को वो केस टेनो घाट ट्रांसफर किया जाता है। टेनो घाट उनका कोर्ट कचहरी पड़ता है। यानी ये सिस्टम उनको भी मालूम है, अगर ये नौजवान पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। उतना छोड़िए, आपके रामगढ़ में 2 फैक्ट्रियां हैं, रामगढ़ और मांडू में। उन्होंने अपने वर्कर को छुट्टी दे दिया था, जबकि उन्होंने कहा सर हम लोग तो वोट दे दिए हैं संजय जी को। बोला नहीं, आप गिरिडीह जाइए और अपने रिश्तेदारों को कहिएगा कि जनाब हम तो वोट नहीं करता। अब आप किस रूप में हमें ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने झारखंड को लूट के रखा है वो सीरियस ले रहे हैं और चुनौती के रूप में ले रहे हैं। उन्होंने 2 दिन छुट्टी दिया था अपने वर्कर को कि जाइए और किसी रिलेशन के यहाँ नाम रहिए और सुबह बस इतना बोलिएगा कि जरा मातों को वोट ना करें। उनकी हालत खराब है, क्यों मालूम है? उनको भी मालूम है वो जीत जाएगा गिरिडीह में, लेकिन 15 हजारीबाग में मिलेगा। इसलिए हम लोग एक पास विश्वास करके देखिए, आज जो घटित हो रहा है इस राज्य में उस तस्वीर को जरूर बदलेंगे। ये बात तो हम आपको कह के जाते हैं, क्योंकि आज ये कार्यकर्ता मिलन समारोह भी है, तो थोड़ा सा ये भी कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो लोग आए हैं वो गिने चुने लोग हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, या फिर हमारे अभिभावक हैं, हमारे नौजवान साथी हैं। यहाँ कार्यकर्ता लोग आए हैं। देखिए, नेता का चुनाव जीतने में कभी रोल नहीं होता है। न संजय जी हर एक बूथ में गए हैं, न जनाब मान तो हर एक बूथ में गए हैं। चुनाव जीतने का काम कार्यकर्ता करते हैं, केडर करते हैं। यानी यहाँ आप सभी कार्यकर्ता हैं, ये कोई जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने बचपन में एक फॉर्मूला एक इंग्लैंड के कोच से पढ़ा था। उन्होंने कहा था
आज हम चुनाव के संबंध में कहेंगे कि अगर जीतना है तो आपको 3D का फॉर्मूला के साथ चलना होगा। पहला डी से होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं इरादा। इरादा यानी अपने मन में ठानना कि हाँ हमने मन में ठान लिया है कि रामगढ़ विधानसभा से जेपी केसस को जिताएंगे तो जिताएंगे, मांडू विधानसभा से फलाना को उसके लिए मेहनत करेंगे तो करेंगे। यह होता है डिटर्मिनेशन यानी इरादा जो हम मन में ठानते हैं। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। समर्पण का मतलब होता है कि आज बारिश हो रही है लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, आप फिर भी भीगते भीगते या फिर बारिश की चुनौती को स्वीकार करते करते कार्यक्रम में जाते हैं, तो समर्पण कहते हैं, डेडिकेशन कहते हैं। और आप सब इस कमरे में बैठे हैं ना, यहाँ डिटर्मिनेशन भी दिख रहा है कि आप संकल्प लेके आए हैं कि जब तक जरा बाबा अपना भाषण खत्म नहीं करेंगे हम लोग घर नहीं जाएंगे। आप डेडिकेशन में भी बैठे हैं, आपकी और एक भी पंखा नहीं है, आप पंखे को घुमा रहे हैं लेकिन फिर भी बैठे हैं, इसे डेडिकेशन कहते हैं। लेकिन एक चीज की कमी है जिसे लास्ट में डिसिप्लिन कहते हैं। डिटर्मिनेशन साफ साफ दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है, बाहर बैठे उनमें भी दिख रहा है, डेडिकेशन भी दिख रहा है, थोड़ा डिसिप्लिन नहीं दिख रहा है। हो सकता है हम में भी नहीं दिख रहा। हम ये नहीं कह रहे कि हम मोदी जी की तरफ थोड़ी कह रहे कि हम कोई अवतार लेके आए हैं, इसी मिट्टी से आए हैं। हो सकता है डिसिप्लिन हम में भी नहीं फॉलो हो रहा है। तो इसलिए अगर चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में फटका हो तो डिटर्मिनेशन डेडिकेशन के साथ साथ हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। यही चुनाव में हमारी खामी यही रही। चुनाव लोकसभा में हम लोग और बेहतर कर सकते थे, हो सके तो सीटों को जीत भी सकते थे, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन में कमी रहा, इस बात को स्वीकार करना होगा। इसलिए एक मूल मंत्र यह भी रहेगा हमारे तमाम कार्यकर्ता के लिए 3D डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, द लास्ट डिसिप्लिन। और साथ ही साथ डी के साथ CCC भी होना चाहिए। सी यानी कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना होगा, कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन। हमें कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन यानी बातचीत। ये देखिए मंच में 15-20 साथी हैं, सभी रामगढ़ के हैं, लेकिन पूछेगा ना आखिरी बार कब एक दूसरे से बात हुई है? कम्युनिकेशन क्या है हमारे बीच? आज हम उस दौर में जी रहे हैं कि इंस्टाग्राम में हम लोग रोज 25 लोगों से बात करते हैं, लेकिन खुद के भाई से और बहन से अगर उसको मिलता है तो हम लोग उसका हाल समाचार भी पूछ नहीं पाते। उस दौर में हम जी रहे हैं। तो इसलिए अगर किसी संगठन को जिंदा रखना है तो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए। नो डाउट हम लोग कोऑपरेशन करते हैं, भले मन में नहीं है लेकिन पार्टी के नाते कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन में अभाव है। हम एक दूसरे को बात करना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए देखिए आप मुखिया के चुनाव में नहीं आए हैं, आप मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, आप विधानसभा का चुनाव लड़ने आए हैं, आप एक राज्य को बनाने का चुनाव लड़ने आए हैं। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं होगा, ये क्वालिटी नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग विधानसभा अच्छा कर पाएंगे। देखिए अगर ज्यादा क्या है, हार भी जाएंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन से मैक्सिमम समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज जो लाखों लोग हम लोगों पे उम्मीद लगा के बैठे हैं, आज जो अपने मजदूरी का कुछ अंश बचाकर हमारे लिए चंदा करते हैं, हमें चुनाव लड़ने के लिए सहयोग देते हैं, बड़ा दुख होगा। अगर हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर उनके विश्वासों का गला घोटने का काम करते हैं तो हमें लगता है भले ये लोग बड़े भोले भाले हैं, ये आपको माफ कर दें, लेकिन आपका जमीर आपको माफ नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये दौर नहीं है हमें आपस में प्रतिस्पर्धा करने का, ये दौर नहीं है हमें आपस में द्वेष फैलाने का, ये दौर है इस राज्य के नवनिर्माण का, इस राज्य के पुनर्गठन का, इस राज्य की आवाम के जो हक अधिकार जिनसे वो वंचित हो रहे हैं उस हक अधिकार को स्थापित करने का ये दौर है। यही हम कहना चाहेंगे और अंत में यही कहेंगे कि भैया अभी देख लीजिए इंडिया की टीम जो T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है, क्या खुशी है, क्या उल्लास है, क्या हर्ष है। चाहे मैन ऑफ द मैच जीतने वाले विराट कोहली है या फिर एक मैच में मौका ना मिलने वाला यशस्वी
बना रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है विजेता टीम का प्लेयर बन गए। आपस में लड़ते लड़ते हार गए ना, आपस में लड़ते लड़ते हार गए ना, तो फिर भैया बड़ा अफसोस लगे। जाइए अभी यशस्वी जायसवाल से पूछिए भैया कैसा फील कर रहे हो? गदगद फील कर रहे हैं। अरे मैच खेले चाहे नहीं खेले, वर्ल्ड चैंपियन है। पूछिए चाहत से क्या चाहत भैया कैसे हैं? वर्ल्ड चैंपियन है। आप जाके पूछिए डिकॉक से कितना भी रन क्यों नहीं बनाया है, सर झुका है, आंखों में आंसू है, दिल में दुख है, तकलीफ है। क्यों? वो भले कितना चैंपियन क्यों नहीं है तो हारा हुआ टीम का हिस्सा। इसलिए इस बात को भी इस चुनाव में समझिए। आप अगर गुट बना के रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो नो डाउट हम अच्छा है, हम अच्छा कर भी लेंगे, लेकिन अगर जीती हुई टीम में नहीं हिस्सा बन पाते हैं तो बड़ा अफसोस लगेगा। तो इसलिए ये प्रयास कीजिए कि आप विनर टीम का मेंबर बने। ये आपसे हमारी आग्रह होगी। और विशेष यार चूंकि हमारी सभाओं में तो बहुत सारे माताएं बहनें आती हैं, लेकिन चूंकि पहली बार कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में हमारे दीदी लोग दिख रही है, तो दीदी लोग आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी दुगनी है। हमारे संगठन में हमारे प्रत्याशी को जिताने में आपकी जिम्मेदारी दुगनी है। इसलिए दुगनी है क्योंकि आपका रोल बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कर्तव्य को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। और यकीन मानिए आज जो हम लोग का वोट आया है ना, यदि आप चूंकि आप वोट आप बूथ में गिन सकते हैं, लेकिन कौन सा वोट स्त्री और पुरुष का ये नहीं गिन सकते हैं। अगर ये भी गिन लेते ना तो हमको लगता है 60+ वोट हमारी माताओं का है, 40 पुरुषों का है। 60+ वोट आपका, क्योंकि इस बार जो नारी शक्ति ने आशीर्वाद दिया है वो अप्रतिम है। अप्रतिम आशीर्वाद आपकी ओर से मिला है, एकदम 60%। हम आपको बराबरी में भी नहीं रखते हैं, आप ज्यादा हैं इसलिए आपकी बीमारी ज्यादा है। आप ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि देखिए पुरुष जैसा भी हम उसका बुराई नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि वो एक घुमंतु प्राणी है, वो घूमते रहता है। कभी वो बड़का गाना में बैठता है, कभी पतरातू में बैठता है, कभी रामगढ़ के बाजार में बैठता है। और यदि नेताजी मिल जाए, अगर एक कप चाय ही पिला दिया तो बेचारा भोला भाला है, बोले यार चाहवा पिए हैं लाज रखना। आपके साथ ये नहीं होता। जैसा भी बेचारा घूमने वाला है, जब वो 2-3 बार मिल लेता है, 2-3 बार जब चाय पी लेता है तो डिसीजन बदलना पड़ता है कि चलो मैया को बोलेंगे टाइगर को ही दे, पत्नी को ही बोलेंगे टाइगर को दे, बेटुओं को बोलेंगे टाइगर को दे, लेकिन अपना वाला दे देते चाय पी जाए। ये चुनौती होता है, इस चुनौती से हम लोग पीछे नहीं भाग सकते, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होगी। और हमें लगता है कि दुनिया में जो असंभव का काम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। कि हम नहीं कह रहे हैं, भारत देश के एक महान साहित्यकार हुआ करते थे मुंशी प्रेमचंद। वे कहते हैं कि एक इंसान को महान बनने के लिए उसमें 3 क्वालिटी होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद अपनी कालजयी उपन्यास गोदान में लिखते हैं कि इंसान को महान बनने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, उत्कृष्ट बनने के लिए 3 क्वालिटी होना चाहिए। एक क्वालिटी त्याग, दूसरा क्वालिटी सहनशीलता का, और तीसरा क्वालिटी क्षमा का। लेकिन एक स्त्री में ये 3 क्वालिटी जन्म से होता है। ये मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, हम नहीं कह रहे। त्याग का मतलब तो आप जानते हैं, आपसे ज्यादा त्याग कोई कर ही नहीं सकता है। सहनशीलता की अगर बात करें तो धरती के बाद अगर कोई सह सकती है तो स्त्री सह सकती है। और क्षमा की बात करें तो हमें लगता है एक जीवन काल में एक स्त्री जितने लोगों को माफ करती है, अगर पुरुष लोग होता तो रोज नया महाभारत। अगर स्त्री लोग चाहेगी ना महाभारत करना तो रोज होगा, लेकिन वो माफ कर देती है। तो इसलिए हम चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है और आप नो डाउट उस जिम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे। आपका रोल बढ़ जाता है और चुनौती भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं ना दीदी लोग, इसे पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, पितृप्रधान समाज कहते हैं। पितृप्रधान समाज का मतलब होता है पुरुष प्रधान। यदि आप मीटिंग में भी आएंगे तो आपके गांव के 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। आप अगर किसी के साथ गाड़ी में बैठकर बाजार तक आए तो 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। आप अगर 2-4 लोगों से घुलेंगे मिलेंगे फिर भी 4 लोग 4 तरह की बात करेंगे। इसीलिए मैंने कहा आपका जो चुनौती है
वो दोगुना है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है आज के दौर में आप अपने आप को स्थापित करेंगे। चूंकि 21वीं सदी है, ये नारी सशक्तिकरण का दौर है और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग अगुवाई करें। अगुवाई केवल कार्यकर्ता के रूप में और जिला पदाधिकारी के रूप में नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि विधानसभा का जो चुनाव होगा हमारी पार्टी ओर से जब प्रत्याशियों की सूची जारी हो, आपकी भूमिका भी पीछे नहीं रहे। विधायक है ना बतौनी बनक मन हो ना बनलो ना सुनीता मुसी बनले ना बताओ मास्टर नहीं लगले से बन गए और पति सांसद लगे ताव बन गए तोहनियों बनवाना हिंदू बनले ना अम्बा मैडम बनले है ना तो तोहनी की काम आप कर सके कि डॉक्टर से काम नहीं ना। तो हम अड्डे क्या चाहिए कि जैसा पुरुष अच्छे तोहनी के भी वह भूमिका हो, तोहनी के भी अगुवाई करे को और बस का वो दुनिया के परवाह नहीं करिए। जे थोड़ा लय के आए हो यानी तौर श्री 108 श्री बस अवसर से तालमेल ठीक रहे, दुनिया की परवाह मेरा कोई जरूरत ना हो। लेकिन दुनिया के रीत लगो, दुनिया कभी तो ये दुनिया के रीत लगो कि निंदा उन्हीं की होती है जो लोग जिंदा है। जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। अब मर के देखिए लोग कहेंगे रास्ता छोड़ के लाश जाता है। तो बस आपको जो लेकर आए हैं, जिनके साथ आप 7 फेरों में बंधे हैं, बस उनके साथ आपका तालमेल ठीक रहे। बाकी आप बाजार जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, किसी के साथ लिफ्ट लेके चल रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ दीजिए। ये दुनिया उस दिन बहुत अच्छी हो जाएगी जब आप छोड़ के जाएंगे। क्या बोलेंगे पता है, बेचारी जैसे ने हमें बढ़िए हैं, यही बोलो। तो ये संदेश हम आपको दे रहे हैं क्योंकि हमारे संगठन में ऐसा बात आ रहा है, दीदी लोगों की शिकायत हो रही है कि हमारा मनोबल थोड़ा गिर रहा है। तो निश्चित रहिए, आपका मनोबल क्यों गिरने देंगे, जब आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, ऊंचा करने के लिए झारखंड की सबसे ऊंची चोटी परासनाथ से टाइगर आया है। आप अपने मनोबल को गिरने क्यों देंगे, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा क्योंकि आवाज झारखंड की सबसे ऊंची चोटी परासनाथ से आया। बिल्कुल अपने मनोबल को गिरने मत दीजिएगा हमारे दीदी लोग, एकदम नहीं गिरने दीजिएगा। ये दौर आपका है, ये सेंचुरी आपकी है, बस आपकी अगुवाई कीजिए। और साथ ही साथ अपने तमाम साथियों से, तमाम कार्यकर्ता बंधुओं से भी यही कहना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा का चुनाव, उसकी तैयारी आज से ही इसी क्षण से आप कर लीजिए क्योंकि हमारे लिए समय नहीं है, उनके लिए समय होगा क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी अटैचियां हैं, उनके पास बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पास जो भी है आप हैं। इसलिए हमारी तैयारी आज से होनी चाहिए, हमारी तैयारी आज से होनी चाहिए। जिस प्रकार आपको याद होगा नेटवर्किंग में कोई लोग जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम 23 घंटा अपने लिए काम करना, 1 घंटा कम से कम 4 लोगों को एंगेज करना। तो हमारी तैयारी आज से है। आप किससे भी बात करें, टेलीफोन में अपनी माता जी से बात करें, अपनी भाभी से बात करें, लेकिन लास्ट में जरूर बोलिएगा कि बार गड़बड़ नहीं करिए। लोकसभा में जब भले भला विधानसभा में आज से, चूंकि भले आज आपको लग रहा है कि नहीं ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपको हाथ में लग रहा है 4 महीना। यकीन मानिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं गिरिडीह लोकसभा का, आज भी हमको मलाल लगता है कि काश तो 10 दिन हम अंडरग्राउंड हो गए थे, अगर बाहर होते तो हजारीबाग को भी और अच्छा करते और गिरिडीह तो हम जीत जाते। कि हमने पाया कि जिन जिन क्षेत्रों में मेरा वोट नहीं था, अगर उन गांवों में हम जा रहे थे, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, मेरा हर एक बूथ में वोट आया। जबकि वहां हम लोग सोचे नहीं थे, हम लोग सोचे थे कि नहीं ये बीजेपी का कोर वोटर है, ये फलाना पार्टी का कोर वोटर है, ये लोग तो टूटेंगे ही नहीं, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि लड़का आएगा। और हमें लगा कि एक दिन में हम 10,000 वोट प्लस कर रहे थे, क्योंकि एक दिन में लगभग 20-25 गांव जा रहे थे और एक एक गांव में, एक एक क्षेत्र में लगभग 500-700 वोट हम प्लस करते थे। यदि 10 दिन हम फील्ड में रहते हैं तो 10 कहाँ 100 यानी 1 लाख वोट फिर हम ऐड करते हैं और 1 लाख से 100 अंतर रहा
जिस दिन वोटिंग हो रहा था ना, हम 2 बजे रात तक सभा किए थे। भले आचार संहिता था, लेकिन रात को मिलने जुलने के लिए बना नहीं था। हम घर में जा जाकर लोगों से 2 बजे रात तक मिले थे और दिल यही कह रहा था कि काश और एक संसद देते, और एक संसद मिल जाएगा तो चुनाव आराम से जीत जाएगा। तो इसलिए हमारे पास साधन संसाधन की कमी है। आप आज के दिन से ही लग जाइए, विधानसभा मैक्सिमम होना चाहिए। और देखिए, जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे उसको चुनने का काम भी आप करेंगे। हम तो बोल ही दिए हैं कि भाई जनता का फीडबैक से रोपर ही होगा। देखिए, हम लोग एक नई क्रांति लेकर आए हैं। हम लोग किसी को हाथ खड़ा करके नहीं बोलेंगे कि ये है अमरेंद्र बाहुबली, इसको राजा स्वीकार करिए। जनता तय करेगी। हम तो पहली बार जिस प्रकार की हमेशा जो परीक्षा में भाग लेने वाले नौजवान शिकायत करते हैं कि चपरासी बनने के लिए परीक्षा देना पड़ता है, और जो लोग मेडिकल का स्पेलिंग नहीं जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं। तो हमने एक प्रयास किया है, हम लोग एप्लीकेशन लेंगे, एक पैटर्न में ढालेंगे अपने प्रत्याशी को, बाकायदा इंटरव्यू में भी लेके जाएंगे, उनसे सवाल जवाब भी होगा। तो इसलिए हमारे जो भी नेता आएंगे आपके बीच से आएंगे, आपकी राय को शुमारी से आएंगे, आपकी रजामंदी से आएंगे। उसके बाद हम लोग घोषणा करेंगे कि रामगढ़ का प्रत्याशी ये है, बड़का गांव का प्रत्याशी ये है, और मांडू का प्रत्याशी ये है। और ध्यान रहे, उस समय फिर पीछे मत चले जाइएगा, नहीं तो फिर मान के चले हम जीत गए। आज बगोदर के विधानसभा के जो विधायक थे विनोद सिंह जी अकेले हैं, उत्कृष्ट विधायक का अवार्ड भी मिलता है, लेकिन वो क्या करेंगे, कहां तक बदलेंगे? विधायक बनने नहीं आए हैं, बनने आते तो 2 सीट से हम लोग लीड कर रहे हैं, लेकिन 90,000 एवं 70,000 विधायक बनने नहीं आए हैं, सरकार में बैठने के लिए आए हैं। इसीलिए हमारे जो प्रत्याशी भी होंगे उनको भी आपको वही प्यार देना होगा जो हमें देते हैं, वही समर्पण उनके लिए भी होना चाहिए जो समर्पण आपका हमारे लिए है, मेरे लिए है। नहीं तो विधायक बन के चले जाएंगे, 2-4 सीट हमको लगता है, और हमारा तो घर में पूरा झारखंड में डिमांड है, खाली बड़का गांव वाला लोग नहीं बोला कि यहाँ से लड़िए, तो हम लोग तो संभव तो है नहीं, हर जगह लड़ेंगे। इसलिए आज और हमें पूरा आशा है कि हम लोग पहले प्रयास में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। 9 से 10 सीटों में हम लोग 50,000 के आसपास वोट लेके आए हैं, मायने हैं, 1 रुपया खर्चा नहीं, आपका बूथ मैनेजमेंट नहीं, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं, उसके बाद भी हम लोग 10 सीटों पे 50,000 वोट लेके आए हैं, मायने हैं। वो 10 सीट तो जीतेंगे जीतेंगे, उसके बाद भी बहुत सारी सीटें जहां पर प्रत्याशी नहीं दिए थे, जहां लोगों ने ये कहा कि लोकसभा में दिल्ली देख रहे हैं, विधानसभा में हमारी ओर देखेंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि आज हमारे इस राज्य के लिए ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे 8 प्रत्याशी में शायद 6 तीसरे नंबर पर रहे हैं कि नहीं, यानी इस राज्य का तीसरा विकल्प हम बनने जा रहे हैं। एनडीए इंडिया के बाद हम तीसरा विकल्प इस राज्य का बनने जा रहे हैं। एनडीए को आपने देखा, एनडीए दिल्ली में रहकर बात करती है, इंडिया को आपने देखा, इंडिया हेमंत बाबू के परिवार की बात करती है। चंपे चचा तो रहने देते 3 महीना कम से कम, अभी तो जानते हैं या झारखंड की बात करते हैं। एनडीए को भी आपने मौका दिया, इंडिया को भी आपने मौका दिया, आप नौजवानों को मौका दीजिए जो झारखंड को चारागाह बनाने वाले, झारखंड को लूटखंड बनाने वाले, उनसे आंख मिला सके और इस राज्य के लिए नियम बना सके, पॉलिसी बना सके, ऐसे युवाओं को मौका दीजिए। पॉलिसी बनाना कोई कठिन काम नहीं है, ये बनाना नहीं चाहते हैं, ये बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको भी मालूम है इनको चंदा मिलता है, इनको चंदा मिलता है, ये सबको मालूम है। ये अगर पॉलिसी बना देंगे तो जिनसे चंदा लेते हैं उनका हाथ कट जाएगा, इसलिए पॉलिसी बनाना नहीं चाहते। इसलिए आज तमाम राज्यवासियों से, आज के सभागार से उपस्थित जनसैलाब के बीच से पूरे राज्यवासी को मैं संदेश देना चाहूंगा
कि इस बार विधानसभा का चुनाव पॉलिसी बनाने के लिए हो, इस राज्य के लिए जो पॉलिसी बनाएंगे उनके लिए हो। हमने नली गली सड़क के दौर को देखा, वो काम आगे भी होगा, उस काम को मुखिया जी भी करेंगे, लेकिन इस बार विधानसभा का मुद्दा इस राज्य का मुद्दा होना चाहिए। इस बार विधानसभा का मुद्दा एक स्पष्ट, सदृढ़, मजबूत स्थानीय नीति बनाने का होना चाहिए। 24 सालों से हम एक स्थानीय नीति को नहीं बना पाए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव का मुद्दा एक बढ़िया नियोजन नीति होना चाहिए। इस बार चुनाव का मुद्दा एक विस्थापन नीति और पुनर्वास आयोग का गठन होना चाहिए, ताकि जमीन देने वाले किसान, जमीन देने वाले रैया विस्थापन की मार झेलने के बाद अपने आप को अपाहिज महसूस ना करे, अपने आप को बेघर महसूस ना करे। तो आज इस बार का चुनाव नीति बनाने के लिए हो, और किसके लिए नीति? झारखंड के लिए, अपने परिवार के लिए। परिवार की नीति बन चुकी है, वो नीति आजसू भी मान रही है, वो नीति जेएमएम भी मान रही है और बीजेपी कांग्रेस भी मान रही है। आपको भले जानकारी नहीं है, झारखंड के गरीब छात्रों के लिए नियोजन नीति नहीं बनी है, बाकी उनके लिए नियोजन नीति बन गई है। अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो देखिए बगल में नियोजन नीति, सुबोध खान की बेटी कौन है भाई? आ गई ना, 4.5 लाख वोट ले आई ना, नेता बन गई ना, ये है नियोजन नीति नेताओं की। आइए आजू की बात कीजिए, संसद जी सांसद, पत्नी जी बन गई विधायक, बढ़ गई ना नियोजन नीति। हेमंत जी की बात कीजिए, मुख्यमंत्री, भाभी विधायक जानने से बढ़ गई ना नियोजन नीति। कहाँ नहीं है नियोजन नीति? हजारीबाग, यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, बढ़ गई ना नियोजन नीति। इस राज्य में, इस देश में नियोजन नीति है, लेकिन नेताओं के बेटों के लिए है, पूंजीपति के बेटों के लिए है, उनकी बेटियों के लिए है। हमें ऐसी नियोजन नीति बनानी होगी जिस राज्य के युवाओं के लिए, इस राज्य के युवाओं के लिए नियोजन नीति बने। हमें ऐसी सरकार बनानी होगी। बाकी आप इनसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, इनसे नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, जिस दिन वो अपने परिवार से ऊपर देखेंगे तभी हो पाएगा। तो उनको बोलिए, सबसे पहले उनको बोलिए, आप अपने परिवार के जितने सदस्य हैं उनको इस्तीफा मंजूर कराएं। अगर वो अपने परिवार से बाहर नहीं सोच पाएंगे, वो कैसे इस राज्य के बारे में सोचेंगे? बिल्कुल, आप झारखंड की तो क्षेत्रीय दल है, आप उन्हीं को बोलिए। सबसे पहले जनरल से बोलिए कि इस बार सारा वोट आपको ही देंगे, लेकिन शर्त है बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन को इस्तीफा दिलाइए। आप सुदेश जी से बोलिए इस बार सारा वोट आपको देंगे आजू, लेकिन शर्त है आप चौधरी जी से और मौसी जी से इस्तीफा दिलाइए। अरे भाई, दोनों दो क्षेत्रीय दल हैं, दोनों से सवाल कीजिए, क्या एक परिवार तक सीमित रखेंगे आप? सत्ता को एक परिवार तक सीमित रखेंगे? संसाधनों को एक परिवार तक सीमित रखेंगे? या संपत्ति को एक परिवार तक सीमित रखेंगे? इससे बाहर आना होगा। जब तक आप इससे बाहर नहीं आएंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। आज हमारी इकोनॉमी सेंटर में जमा हो चुकी है, उस इकोनॉमी को सेंटर टू लेफ्ट करना होगा। लेफ्ट का मतलब आम व्यक्ति तक लेके जाना होगा। आम व्यक्ति मतलब कंपनी में 5 लाख संसद और विधायक का चलता नहीं, उस 5 लाख में 50 नौजवानों को 10,000, 15,000, 20,000 का रोजगार मिले, इसे कहते हैं सेंटर टू लेफ्ट। धनबाद में कंपनी आएंगी हमारे पास, हमने आंदोलन करने के बाद किया था, हमें बोली कि आपको मंथली 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया देंगे। हमने कहा नहीं चाहिए, 20 को लड़का को रखिए, उन्होंने रख लिया। हम कुछ नहीं है, ये हम अपनी आप नीति सुना रहे हैं। अगर ऐसा हम पूरे तमाम कंपनियों में करने लगे ना, तो हमको लगता है करोड़ों रुपए मेरा महीना है, और इनका आता है, इसीलिए नीति की बात नहीं करवाते हैं। ये मजबूर है, उनके चंदे से, उनके करोड़ों रुपए से इनके ऐशो आराम का जीवन चलता है। ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमें धनबाद में, बोकारो में, जहां जहां आंदोलन का विषय बनता है, हर जगह ऊपर आता है, हर जगह ये ऊपर आता है कि हम लोग मैनेज हो जाइए, मैनेज हो जाइए। हम लोग कहीं 10 को, कहीं 40 को, देखिएगा पड़ेगा अखबार में भी कि हम लोग 40 को, कहीं 20 को। तो भैया, जब तक ये नेता इस संपत्ति को सेंटर टू लेफ्ट ले जाने के पक्ष में नहीं रहेंगे, आप और हम नारा लगा लगा के, जिंदाबाद कर करके, सर पटक पटक के मर जाइएगा, नहीं बदलेगा। ये राज तभी बदलेगा जब एक आम व्यक्ति का जेब में बदलाव होगा। हवा पानी बदलने से राज नहीं बदलेगा। ये राज
नदियों के लिए अलग नहीं हुआ है, ये राज पहाड़ों के लिए अलग नहीं हुआ है, ये राज इंसानों के लिए अलग हुआ है। और इंसान का मतलब उसकी आर्थिक स्थिति से है, इंसान का मतलब उसकी आर्थिक स्थिति से है। तो इस राज्य से जो नेतृत्व करता है, जो एमपी एमएलए चुनकर जाते हैं, उनको इन आर्थिक विषयों पर चर्चा करना होगा। यदि वो आर्थिक विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे, उनको नेतृत्व करने का अवसर मत दीजिए। अगर वो नेतृत्व करते करते आपके और उनके बीच अगर दूरी बना लिए, अंग्रेजों से भी बुरी व्यवस्था हमारे राज्य में होगी। चलिए अभी तो कम से कम बोल दे रहे हैं, अब अगर ऐसा होगा ना, चलिए आज से 30 साल पहले आप याद कीजिए, कोई भी नेता, कोई भी विधायक अगर आप बोलते तो अपने लठेतों से पिटवा देता था कि नहीं, फिर वो दोहराएगा। आप उनकी गलत नीतियों की आलोचना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमी को और जो पावर है, जो पॉलिटिक्स का जो पावर है, उसे आप 2-4 परिवारों में सीमित कर रहे हैं। चाहे कोई पार्टी के लोग रहे, आप कुछ परिवारों तक सीमित कर रहे हैं। इसीलिए अगर देश की बात करें या राज्य की बात करें, आपको इकोनॉमी को और पॉलिटिक्स के पावर को, उसे आपको विकेंद्रीकरण करना ही होगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो फिर आप बदलाव की गुंजाइश नहीं कर सकते। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि काफी गर्मी, काफी उमस है, और उम्मीद करते हैं आपके अंदर जो आज ये आग इस सभागार में दिख रही है, ये विधानसभा के चुनाव में भी दिखेगी। तैयार है ना? विधानसभा के चुनाव में बदलाव के लिए तैयार है ना?